बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव मंच, इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा मंच। और आज दिन भर आपके सामने गुजरात की राजनीति के सारे दिग्गज इस मंच पर मौजूद रहे। एक और ऐसी बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब। पाटिल साहब, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपने तो बहुत चुनाव लड़े, बहुत चुनाव लड़वाए, हमने तो कवर किए हैं। हमने ये देखा है कि किसी भी चुनाव में पार्टी के पास मुद्दे होते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आपकी पार्टी के पास चेहरा बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आपके पास है। लेकिन कई बार हमने देखा सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास चुनाव लड़वाने की मशीनरी या वो ताकत ना हो, सब कुछ होने के बाद चुनाव आपके हाथ में नहीं आता। 2014 से खास तौर पर बीजेपी के लिए माना जाने लगा और आपने इसको चुनाव दर चुनाव साबित किया कि आपके पास एक फॉर्मिडेबल इलेक्शन मशीनरी है। तो मुद्दों पर हमने खूब बात की आज। आपसे तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये इस सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, चुनाव पर चुनाव जीतने का। 27 साल गुजरात। देखिए, वैसे तो मैं एक किसान फैमिली से आता हूं और किसान को एक बात का पता है कि जब खेत में पानी आता है तो पौधे को पानी देने के लिए उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी साहब की जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनके ऊपर जो लोगों का विश्वास है, उसको अगर हम ठीक से डाइवर्ट कर देंगे तो उसका फायदा होता है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं कि अगर आपके साइकिल के ट्यूब में हवा भरनी है और साइक्लोन आता है, आप लगा दो उधर, तो ट्यूब में हवा नहीं आएगी। उसके लिए छोटा सा पंप चाहिए, यानी सिस्टम होगी तो ही उसमें हवा जाएगी। साइक्लोन में इतनी हवा होने के बाद उसमें नहीं हवा भरेगी। तो ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उसको भी हमें टारगेटेड करना पड़ता है। और अगर हम कर पाते हैं तो रिजल्ट सामने है। 2019 का रिजल्ट आपने देखा है, 14 का देखा है, अभी भी 22 का भी आप देखोगे। पूरी ताकत के साथ वो जो ताकत है उसको हमने डाइवर्ट करके रखा है और हमें परिणाम जो चाहिए वो मिलने वाला है। ब्रह्मास्त्र मतलब मोदी जी, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को भी डायरेक्शन देनी पड़ती है आपको। स्वाभाविक है ना, कोई भी ताकत को अगर हम ठीक से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो ताकत है उसको सब जगह वो डाइवर्ट हो, उस तरह से उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, जैसे मैं भी कह रहा था कि सब कुछ हो तो भी कई बार पार्टी चुनाव नहीं जीतती, उससे बड़ी वजह यह होती है कि आप अपने वोटर को ला नहीं पाते पोलिंग बूथ तक। कई पार्टियों के साथ ऐसा होता है, सब कुछ है, माहौल बना हुआ है, लेकिन वोटर निकला नहीं, तो वोटिंग परसेंटेज कम रह गई। ऐसे में आपका क्या फॉर्मूला रहता है? मैं आपको एक पुरानी बात बताना चाहूंगा। पाकिस्तान का इलेक्शन था, इमरान खान पहला इलेक्शन लड़ रहा था। हम हमारे दोस्तों में बात कर रहे थे तो कहते थे लोग जो हमारे सर्कल में कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखा था कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है। मैंने कहा वो नहीं जीतेगा, तो कोई मान नहीं रहा था। फिर रिजल्ट आया, वो खुद एक इलेक्शन जीता, बाकी 4 इलेक्शन खुद के भी हार गया और एक भी कैंडिडेट उसका नहीं जीता। ये जो आपने बताया ना अभी कि वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक ले जाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, उसके लिए जो कार्यकर्ता चाहिए, उसके पास नहीं थे। उसकी लोकप्रियता थी, उसको देखने के लिए 200 किलोमीटर तक लोग जरूर आते थे, मगर वोटिंग बूथ तक ले जाने के लिए वोटर्स को वो सिस्टम वो बना नहीं पाया था, वो नहीं जीता। तो मैं वही कहता हूं कि जो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में करीब 1 करोड़ 18 लाख मेंबर्स है, प्राइमरी मेंबर्स है। प्राइमरी मेंबर्स में होता है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, उसकी वाइफ, या ना घर के जितने मेंबर है वो प्राइमरी मेंबर बन सकते हैं। और हमारे पास पेज कमेटी है। पेज कमेटी में हम एक घर में से एक ही व्यक्ति को बनाते हैं, तो हमारे पास करीब 82 लाख या ना 80 लाख से ज़्यादा हमारे पेज कमेटी के मेंबर हैं। ये वोटर्स खुद तो वोटर्स ही है, मगर साथ में ये वोटर्स को घर तक निकाल कर बूथ तक ले जाना, उनके साथ जो संपर्क करना, उन्होंने वोटिंग किया या नहीं किया, उसको हैमरिंग करना, बार बार याद दिलाना, ये जो सिस्टम, ये जो ताकत, नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पर संगठन मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ये जो सिस्टम बना के रखी है वो सिस्टम चल रही है। ये सिस्टम बनाया हुआ मोदी जी का ही है, मोदी साहब का ही है। जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जब संगठन महामंत्री थे, जब से इन्होंने ये जो सिस्टम बनाई है और उसी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ताज्जुब, आपने भी कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान जीतेगा नहीं जीतेगा, ये आपने प्रेडिक्ट कर दिया था,
यानी इमरान खान के भी बूथ की जानकारी आपके पास है, केवल गुजरात की नहीं। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं और उसका सिस्टम मुझे पता। मैं देख रहा था कि वो आया, अचानक आया, उसकी लोकप्रियता, वो जा रहा था तो 200 किलोमीटर तक उसको गाड़ी में देखने के लिए लोग खड़े होते थे। कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ता ही सिस्टम बनाता है। आज भी गुजरात के इलेक्शन या देश के इलेक्शन जीतते हैं तो मोदी साहब की ताकत को बूथ तक ले जाने की ताकत कार्यकर्ता ही रखते हैं, तो उसी के आधार पर जीत होती है। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है। हम तो कांग्रेस के लोगों से भी बात कर रहे हैं लगातार, तो वो भी ये बात मानते हैं कि आपके पास जो इलेक्शन लड़ाने की क्षमता है वो अद्भुत है और आपके पास मशीनरी है। जैसे भी आपने जिक्र किया पेज कमेटी, हम पहले सुनते थे पन्ना प्रमुख होता है आपका। पन्ना प्रमुख का मतलब क्या होता है? एक बूथ पर कुछ वोटर, उनके नाम एक पन्ने पर जितने आ जाएं या कुछ संख्या होती है उसकी निर्धारित संख्या? पन्ना प्रमुख तो पेज के ऊपर एक ही होता है, मगर हम लोग पन्ना कमेटी बनाते हैं, पेज कमेटी। एक पेज के ऊपर 30 वोटर्स होते हैं। एवरेज अगर एक घर में 3 वोट है तो 9-10 घर होते हैं। हम वो 9-10 घर में से कम से कम 5 घरों में से सिर्फ एक व्यक्ति को पेज कमेटी का मेंबर बनाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति को हम पेज कमेटी का प्रमुख बनाते हैं। तो हमारी कमेटी तैयार हो गई 5 लोगों की, उसमें से एक पेज प्रमुख हो गया। उसके घर के जो 15 वोट है वो डालने की अगर वो कोशिश करेगा सफलतापूर्वक, तो हमें जितने वोट चाहिए, जो रिकॉर्ड करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे अमित भाई शाह साहब ने भी कल से कहा है कि हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी के आधार पर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो कमेटी का मेंबर है वो अपने पूरे परिवार का वोट आपको डलवाता है जी। और जो लोग आपकी कमेटी में नहीं भी हैं उसमें से जो कोई ना कुछ वोट मिलता है आपको। तो ये तो बड़ी बारीक बात हुई, लेकिन कि बूथ में भी एक एक परिवार का चयन करना कि मुझे इस परिवार के अंदर अपना कमेटी का मेंबर डालना है, इतना डेटा कहां से आता है? पेज कमेटी के लिए हमारे कार्यकर्ता मान लो आपके पास आते हैं, आपको पूछते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आपको पेज कमेटी का मेंबर बनाना चाहता हूं। अगर आप हाँ कहेंगे तो ही आपसे वो डिटेल लेगा, आपका नाम, एड्रेस। मैं आज जानता हूं कि आप दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो मुझे तो पता नहीं, तो डिटेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपके पास से लेगा, आपका कलर्ड फोटो लेगा, आपका बर्थडे लेगा, मैरिज एनिवर्सरी लेगा, ये सब डिटेल ऑफ फॉर्म के अंदर भर देगा। कलर फोटो लेने का कारण यह है कि अगर कोई बैठकर जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर भी फोटो आ जाते हैं, वहीं से लेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आपका फोटो उसको लेना पड़ेगा, कलर्ड फोटो, यानी वो गलत नहीं कर सकता, उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा, उनको मिलना ही पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा और जब भी उसको बनाएंगे। अगर वो तैयार होके अगर वो जुड़ता है तो हमारे लिए तो एक ताकत बन जाती है उसकी। पाटिल साहब, लेकिन ये बात आप इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बता रहे हैं, इसका मतलब ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, कोई राज तो है नहीं। तो जो साइंस का आपने खुलासा कर दिया जिसको सब जानते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते ये? देखिए, पहला तो निष्ठा चाहिए, कार्यकर्ता की भी निष्ठा चाहिए। दूसरा है कि जब मान लो एक 25 साल की कोई बेटी अपना नाम देती है, मोबाइल नंबर देती है, फोटो देती है, तो उसको विश्वास है कि पार्टी में मैं जब दे रही हूं उसका मिसयूज नहीं होगा। और ये जो विश्वास बना है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वजह से बना है और इसीलिए और कोई पार्टी वाले चाहकर भी ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो उसके ऊपर कोई विश्वास कर पाए। तो वो 30 वोटर के पन्ने में से जो 5 नाम आप चुनते हैं, आपको यकीन है कि ये मुझे अपने परिवार का वोट दिला रहा है? उसको पूछ के ही बनाते हैं। ठीक। तो अगर गुजरात में ओवरऑल एक पिक्चर हम दर्शकों के सामने रख सके, जैसे 6 करोड़ मान लीजिए आबादी है, तो वोटर कितने होंगे इसमें? 5 करोड़। 5 करोड़ वोटर है। तो 5 करोड़ वोटर में से आप सीधे कितने लोगों तक इस माध्यम से पहुंचे? हम लोग 82 लाख यानी करीब 80 लाख मेंबर हमने पेज कमेटी के बनाए हैं और हमें लगता है, मुझे लगता है, मेरा अंदाज है कि हमें इस बार इलेक्शन में करीब 2 करोड़ 40 लाख वोट मिलने चाहिए। तो सीधा सीधा एक परिवार में 3 लोग हैं तो आपने सीधा कर दिया उसको कि मतलब अगर 2.5 करोड़ वोट तो लगभग आपको मिलेगा। उसमें से कुछ वोट नहीं मिलेगा पेज कमेटी का, कोई भी कारण से वो नहीं जा पाया या और कोई कारण है, तो बाकी लोगों को जो हमने नहीं बनाया या जो नहीं बन पाए हैं उसमें से भी कुछ वोट मिल जाएगा। इसके लिए हमें पक्का विश्वास है कि मेरे सिस्टम के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, 80 लाख घर में गए हो, 80 लाख लोगों के साथ मिले हैं, उनसे डिटेल लिया है, संपर्क किया है, उनको कन्विंस किया है, तो वोट में परिवर्तित होने ही वाला है।
तो ये 2.5 करोड़ वोट कितनी सीटों में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं आप? 182 में 182 में से 182 सब उसी में हो जाएगा, सभी विस्तार में से है। हम लोग कहते हैं क्या है कि मान लो एक बूथ, एक विधानसभा है, उसके अंदर 300 बूथ है, तो 300 बूथ में हर बूथ में 30 पेज है एवरेज, तो 30 पेज के ऊपर हम बनाएंगे, 5-5 लोग तो 150 हो जाएंगे, 300 बूथ है तो 450 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो 4500 लोग जब ये काम करेंगे, उनके 45,000 और उसके जो 3 वोट मिलेंगे तो हमें 1,35,000 वोट कम से कम 40,000 में से मिल सकते हैं। अगर हमने 40,000 का पेज कमेटी बनाया है, कहीं हमने 50 बनाया है, कहीं 60 बनाया है, जहाँ वोट ज़्यादा है तो पन्ना ज़्यादा है तो ज़्यादा मेंबर बने हैं, मामलतदार के पास जाए, फिर वहाँ से आगे जाए तो बिचौलिए आ ही जाएंगे बीच में। यहाँ ये कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसके लिए लोगों को विश्वास भी है। अभी जैसे आपने बाईपोल आपके अध्यक्ष बनने के बाद लड़े गए, मेरे ख्याल से 9 बाईपोल आपने लड़े, 9 के 9 आपने कन्वर्ट किए। ये सारे लोग कांग्रेस के थे, सारी सीटें कांग्रेस की जीती हुई थी, केवल पार्टी का सिंबल बदला और नतीजा बदल गया। ये कैसे हुआ? पेज कमेटी, पेज कमेटी, सबसे बड़ी ताकत पेज कमेटी, सिस्टम। पेज कमेटी यानी सिस्टम है। मैंने कहा ना पहले भी, हम हर जगह पे नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेते हैं, वो इसके लिए लेते हैं कि उनकी जो योजना जो लाभार्थी को याद कराते हैं तो वो हमें ताकत मिलती है। सिर्फ पेज कमेटी कुछ नहीं कर सकती। बाकी स्टेट में जाओगे तो इतना असरकारक नहीं होगा। यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित है, प्रामाणिक है काम के प्रति, उसको लगता है कि उसकी जिम्मेवारी वो पूरी करनी है, तो इसी की वजह से परिणाम आता है। तो जब ये इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने पहले से कह दिया कि यहाँ इतने वोट से जीतेंगे, यहाँ इतने वोट से जीतेंगे। तो सिस्टम के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर मैं हर बार ये कहता हूँ कि भाई कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसको महत्व बढ़ना चाहिए। गुजरात में आज कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, खुश है। लेकिन बहुत से लोग उतर गए हैं आपकी, जिनको टिकट नहीं मिला, वो लोग देखो ऐसा आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। मैं स्थानीय स्वराज्य के इलेक्शन की बात कर लूँ पहले आपको जी। वहाँ 2 लाख लोगों ने टिकट मांगा था। किसमें? 2 लाख लोगों ने, स्थानीय स्वराज्य, जिला पंचायत, तालुका स्थानीय पंचायत, निकाय चुनाव में। वो 2 लाख में से हमें 9,000 लोगों को टिकट देना था, तो करीब 1,90,000 लोगों को हम टिकट नहीं दे पाए। मैंने कहा, माफ़ी मांगा कि भाई हम 9,000 टिकट देने नहीं दे सकते हैं। मुझे मन में डर था कि अगर ये लोग घर में बैठ जाएंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी हमारे कैंडिडेट हार जाएंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप सक्षम हो, आप जीत सकते हो, मगर आपको टिकट नहीं दे पाया, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काम कीजिए और जिताइए। मुझे खुशी है कि जो हमने कोशिश की थी कि हमें 90% से ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए, वो मिली, क्योंकि सबने काम किया। तो 2 लाख लोग नाराज होने के बजाय काम करते थे। यहाँ भी 4100 लोगों ने टिकट मांगी। 182 सीट पर 4100 लोगों ने, 4,000 से ज्यादा लोगों ने टिकट 4,100 लोगों ने टिकट मांगी। उसमें 4-5 लोग को थोड़ी महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है। 19-20 लोग का आंकड़ा बताया जा रहा है, ऐसे हैं, ऐसा है क्या? 4-5 लोग ही हैं। 4-5 लोग, वो कुछ डेंट करेंगे, ऐसा आप मानते हैं? वो कोशिश कर रहे हैं। अभी आप जो मोदी जी वाली बात कह रहे थे कि वो आते हैं, बात करते हैं जनता से, इसको विपक्ष दूसरे तरीके से पेश करता है कि ये आपके क्राइसिस है कि आपको मोदी जी के दर्जनों दौरे कराने पड़ रहे हैं, रैलियां करानी पड़ रही हैं, रोड शो कराने पड़ रहे हैं, इसका मतलब मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी साहब पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, पार्टी को वो जिताते आए हैं, गुजरात में भी और देश में भी। और जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, मान लो वो अपने नेता को क्यों नहीं बुलाते, उनको किसने रोक के रखा है? उनके पता है कि अगर उसको बुलाएंगे तो नुकसान होगा, इसके लिए वो नहीं बुलाते हैं। हमें पता है कि उनको बुलाएंगे तो फायदा होगा, इसके लिए हम बुला लेते हैं सारे। लेकिन कैबिनेट मंत्री उतार दिए, मुख्यमंत्री उतार दिए आपने। अब उनके पास नहीं है तो नहीं उतारेंगे, हमारे पास है तो उतारे। वो भी तो उतारे ना, राजस्थान से मंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, सबको उतार ही रहे। अच्छा, इस बार आप मान रहे हैं गुजरात में सही मायनों में त्रिकोणीय चुनाव है? आम आदमी पार्टी लड़ रही है बहुत सीटों पर। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं स्पष्ट मानता हूं कि 2 ही पार्टी के बीच में चुनाव का ये चल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। तीसरी पार्टी को यहाँ गुजरात में कभी किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनका अभी तक का जो रिकॉर्ड है, सभी अभी स्टेट में आपने देखा होगा, सब जगह उनकी डिपॉजिट जमा हो गई। लास्ट जो इलेक्शन में कॉरपोरेशन में उनको एक जगह पे
सूरत में जो कुछ सीटें मिली थी वहां पर भी वो पास के जो पटेल आंदोलन में जो पास के लोग थे वो जो खड़े हो गए उनको ही मिला। केजरीवाल जी का एक भी कैंडिडेट वहां पर नहीं था। वो बता देगी ये मेरा पहला कार्यकर्ता था, उसको मिला है टिकट। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे स्टेट में उनका भी एक भी डिपॉजिट वो नहीं बचा। अगर उनका प्रभाव है तो हर जगह कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट तो बचा पाते, उसका कोई प्रभाव नहीं है। 5 साल में बहुत फर्क पड़ गया। 2017 में तो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे थे चुनाव में आने का। नहीं, मैं 21 की बात कर रहा हूँ, वो म्यूनिसिपल चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि उनका जो वोटर का कैचमेंट एरिया है और आपका वो समान सा सोशल एक वोटर है, वो शहरी वोटर है, वो जो मेगा सेंटर्स हैं उसका वोटर है जिस पर अपील वो कर रहे हैं। वो पाटीदार डोमिनेटेड बेल्ट के अंदर ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने इतने गारंटी दे दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी गारंटी देगा और कौन सी नहीं देगा। वो सबसे बड़ा नेगेटिव मुद्दा उनके लिए यही है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब गारंटी नहीं देते हैं, कर देते हैं, वही बात करते हैं। तो ये जो किया हुआ काम की गारंटी है, ये काम किया है, ठीक से किया हुआ है और एक करते हम करेंगे। ये दोनों का जो फर्क है ये गुजरात के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं एक बात है, वो भी ये कहते हैं कि चुनाव बीजेपी और हमारे बीच में, आप भी वो कह रहे हैं कांग्रेस और आपके बीच में। आम आदमी पार्टी को दोनों गिनती में नहीं मान रहे। इसका कहीं ये ऐसा तो मामला नहीं है कि अब लगता है कि हम अगर नाम लेंगे आम आदमी पार्टी का तो ये नुकसान करेगा हमारा, जितनी इसको तवज्जो मिलेगी नुकसान हमारा ही करेगा। आप बोले तो माला जला दे उसकी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को उनके प्रति कोई भावना नहीं है। मैं उनकी टीका करना नहीं चाहता, मुझे वो अधिकार भी नहीं है। इलेक्शन के मैदान में आएंगे, 10 दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा क्या है लोगों के मन में, उसके प्रति क्या भावना है। और मैं आज एडवांस में आपको कह सकता हूं कि वो गुजरात में अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। एक भी सीट नहीं। वोट मिलेगा कुछ आपको लग रहा है? डिपॉजिट जब्त हो रहे नहीं बचा पाएंगे। मतलब 2017 वाली जो हालत थी, लगभग मेरे ख्याल से आधा या 5% करीब उनको वोट मिला था, उससे कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता। आज तक के जितनी पॉलिटिकल पार्टी आई है उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई पार्टी की डिपॉजिट जमा हुई है तो इनकी है। उनको पंजाब से भरोसा मिलता है। उनको लगता है कि पंजाब में दूसरा चुनाव लड़ने पर अगर 117 में से 90 से ज्यादा सीट पा सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता किसी और स्टेट। देखिए, उसके कारण चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है, मगर मैं अगर आपको अलग से बात करता तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो वहां क्यों जीते और कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस ने जो किया, अब मैं उनका अधिकार है, वो क्या करना, उनकी नीति बनाना उनका अधिकार है, इसके लिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और जो पंजाब में वातावरण था वो गुजरात में नहीं है। आपने कहा कि पेज कमेटी बनाते हैं। गुजरात में कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें एक सीट तो आपकी लोकसभा की है जहां 15% मुसलमान है, 20% मुसलमान है, 30% भी मुसलमान है। तो मान लीजिए जिस बूथ पर मुस्लिम ही मुस्लिम है या जिस पेज पर मुस्लिम ही नाम है, वहां से पेज कमेटी मेंबर कैसे ढूंढते हैं आप? ये जहां हम लोग हमारे पार्टी, मैंने कहा ना कि हम पूछते हैं और हाँ कहता है उसको ही बनाते हैं। जो हम बनाते हैं वहां, आपने जो कहा जो सीट के बारे में आप कह रहे हो, इस बार में भी हम वहां 70-75 हजार वोट से जीत जाएंगे। 70-75 हजार वोट पाना, लीड पाना, तो आपको रिजल्ट पता चलेगा। क्योंकि हर सिस्टम में हर बात कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं समझा पाऊंगा। रिजल्ट में बता सकता हूं आज से कि वहां 30% वोट होने के बावजूद हम इतने वोट से जीत पाएंगे। जैसे आपकी सीट है नवसारी, जहां से आप लोकसभा जीते, पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली आपकी सीट है। अगर एक सांसद सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता तो वो सीआर पाटिल है। वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, 1 लाख के करीब, 1 लाख से भी ज्यादा। अब जिस सीट पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम हो वोटर, वहां पर बीजेपी का एक उम्मीदवार 7 लाख वोट से जीत जाए, ये कैसे हो जाता है? देखिए, मुझे 10 लाख वोट मिले और मुझे तो पता नहीं किसने दिए। मैं मान लेता हूं उन्होंने भी दिए होंगे, मैं उसको तो आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकता ना। जीता हूं ये बात तो सही है। टोटल 20 लाख वोट है, उसमें से 13 लाख का वोटिंग हुआ, उसमें से मुझे 10 लाख मिले।
उसमें से मेरे हिसाब से मुझे 7,25,000 की लीड मिलनी चाहिए थी, तो 35,000 तो मुझे लीड कम मिली है। वो क्यों कम मिली वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप 7 लाख से चुनाव जीत गए, वो भी कम लग रहे हैं आपको? हाँ, नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर सब कुछ इतना अच्छा है, नेता वही है, स्टेट वही है, सिस्टम वही है, पन्ना प्रमुख वही है, पेज कमेटी वही है। 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी 100 से नीचे हो गई। अभी 5 साल बाद चुनाव है, आप कह रहे हैं 182 जीतेंगे, कैसे? मैं आपको कहा ना कि उस टाइम 2017 का एक एटमॉस्फेयर में एक आंदोलन चल रहा था, एक सामाजिक आंदोलन था, बहुत से गलतफहमियां भी फैलाई गई थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आंदोलन करने वाले थे उनको साथ में लेकर चल रही थी। आज ये वातावरण नहीं है, लोग समझ गए हैं कि ये गुजरात को नुकसान करने की कोशिश थी, और बाकी लोगों के लिए भी जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था उसके लिए भी पार्टी ने कोई स्कीम बनाई, और इसी के कारण 5 साल के अंदर उनकी आंख खुली है। उनको लगता है कि ये गलत हुआ है। आज वो पूरा समाज उनकी जो सीटें उनको दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो शायद 95% से ज़्यादा वो समाज के लोग भी जीत जाएंगे। तो ये वातावरण बना है यहाँ। अभी ओवैसी आए थे आज, उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी को एक मुसलमान तो मिलना चाहिए जिसको आप एक टिकट तो दें। नहीं, जहाँ जीतने की संभावना होगी वहाँ जरूर देंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि वो जीतना चाहिए। किसी को भी टिकट है, वो जीतने की तो संभावना होनी चाहिए। हमें अभी तक नहीं लगता कि उनको जीतने का वातावरण बना है। तो अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो चुनाव के आखिर में इतना हिंदू मुसलमान, इतना आफ्ताब, सद्दाम, 2002 की बात करना जरूरत देखो, क्यों हमने पड़ती तो एक भी शब्द उसके बारे में नहीं कहा। आफ्ताब को हमने तो पैदा नहीं किया। वही लोग कहते हैं। अब सूरत में एक कैंडिडेट है कांग्रेस का, वहाँ भी 50-50% वोट है। उन्होंने एक अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक लघुमती के व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारा, ठीक नहीं किया, मगर आप शांति रखना। तो उसने ये कहकर ये इंसिडेंट्स को, जो कुछ 4-5 बच्चों के लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ था, उसका फायदा लेने की कोशिश की। तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये आफ्ताब ने क्या किया। कोई एक महिला, उसको 35 टुकड़े किए जाए, और जो पहले मोमबत्ती लेके निकलते थे दिल्ली में, पहले ट्विटर या व्हाट्सएप ट्वीट करते थे, उनको लगता कि देश रहने के लायक नहीं है, तो एक लड़की उसको मार के उसके 35 टुकड़े कर दिए आसानी के साथ। उसके ऊपर क्यों कोई नहीं बोल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने आफ्ताब को पैदा नहीं किया। उसने जो किया पार्टी के कहने से नहीं किया। नहीं पाटिल साहब, फर्क ये, जैसे अभी आप उदाहरण देकर बता रहे थे दूसरे पक्ष ने क्या किया, 2 लोगों के बीच के झगड़े को कम्युनल रंग दे दिया। ऐसे ही एक अपराध हुआ वहां पर, और उसमें बताया ये जा रहा है कि एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को मार दिया। नहीं, मैं वही कहता हूं कि जब ऐसा कुछ होता है, उसका उल्टा अगर कुछ होता है, तो आपको पता है कई लोग दिल्ली में मोमबत्तियां लेकर निकल जाते हैं, कई ट्वीट कर देते हैं, कई प्रदर्शन करने निकल पड़ते हैं। ये भी तो श्रद्धा के लिए क्यों नहीं निकला कोई? मुझे लगता है कि ये जो लोग थे निकलने वाले, दूसरी बार निकले, तो बाकी लोगों ने उनको रोकना चाहिए कि उस टाइम आप कहां पर थे। ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? श्रद्धा भी एक लड़की थी, क्या कारण था? उसे क्या गुनाह कर दिया था कि उसको ऐसे बुरी तरह बेरहमी से मारा गया, काटा गया? ये तो ठीक नहीं है। नहीं, श्रद्धा को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और आफ्ताब दोषी बताया, आरोपी है, वो उसका दोष सिद्ध हो जाए तो सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस बहाने लव जिहाद की बात करना, इसी बहाने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारे कोई भी नेता इसके ऊपर नहीं बोले होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले। सिविल कोड की जो बात है वो तो होना ही चाहिए। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? एक देश में एक ध्वज होना चाहिए, जो कर दिया। तो एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, तो कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए। टाइमिंग पर सवाल है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले क्यों नहीं? अब तो 5 साल 27 साल हो गए। धीरे धीरे वातावरण बनता है, तो एक के बाद एक होता है। जैसे राम मंदिर बनाने के लिए हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज वातावरण बना तो बन रहा है मंदिर, सबके साथ मिलकर, सब लोगों के सहकार के साथ। मुस्लिम नेताओं ने भी उसके अंदर सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ने किया। सब मिलकर वातावरण बनाया तो मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। तो वातावरण बनना चाहिए ना। जब वातावरण बनेगा वो लोग भी कहेंगे कि भाई क्यों विशेषाधिकार क्यों।
जैसे आपने कहा कि उनके विशेषाधिकार खत्म हो गया, तलाक की बात आई, 3 तलाक की बात। कई मुस्लिम महिलाओं ने मुझे कहा कि हमें भी डर रहता है कि हमारी बेटी शादी करके गई है, अगर उसको 3 तलाक कर देंगे तो घर आके वापस आ जाएगी। किसी की बहन होगी, उसको डर रहता है। आज वो डर उनका भी खत्म हो गया, वो भी सेव हो गए हैं। ये उनके लिए सेफ्टी के लिए किया, उनके फायदे के लिए किया गया है। उसको प्रेजेंट्स अलग तरह से करते हैं कि ये कानून खत्म कर दिया 3 तलाक का। 3 तलाक का नुकसान भी उनको ही था और इसका फायदा भी उनको ही है, मगर जो उनके नेता है वो उनको गलत तरह से उनके सामने पेश ये भी करते जैसे आपसे जितने सवाल हुए नीचे से कि भाई इस सीट पर इतने मुसलमान हैं फिर भी आप इतने मार्जिन से जीत जाते हैं, ये सब मानकर हो रहे थे कि आपको मुस्लिम वोट नहीं करता है और आपके लिए कहा जाता है, आपकी पार्टी के लिए, कि आपको जरूरत भी नहीं है। आप मान के चलते हैं कि ये वोट तो मुझे मिलना ही नहीं है, मुझे इसके सिवाय जीतना। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे किसने दिया नहीं दिया, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें 10 लाख वोट मिले हैं तो हम तो सबका आभार व्यक्त करते हैं। 20 लाख लोगों का, मैं तो एयरपोर्ट जाता था तो लोग कहते थे मैंने आपको वोट दिया, तो मैं तो हाँ 20 लाख वोटर्स है, उसमें से हर दूसरे आदमी ने दिया। 13 लाख वोटिंग हुआ, उसमें से 10 लाख मिला, उसका मतलब कि हर 4 में से 3 लोगों ने वोट दिया। तो मैं सबका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वोट दिया। तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूं कि नहीं दिया, आप दिया ही होगा। नहीं तो आप मतलब ये नहीं आप कह रहे कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता, ये थ्योरी गलत है। नहीं, मैं कैसे मान लूं कि किया या नहीं किया। मैं कहता हूं ना आपको, इतना वोट मुझे मिला है, तो इसमें उनका भी हो सकता है, सबका हो सकता है। निर्णय कपूर हमारे गुजरात की ब्यूरो चीफ एक सवाल करेंगे आपसे। पाटिल साहब, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। एक तो जो आप गणित बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस बार आप रिकॉर्ड बनाएंगे, 150 यानी 150 से ज्यादा सीटें मिनिमम जीतेंगे। अगर हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें, 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उस समय अगर विधानसभा से उसको आप एक्सट्रापोलेट करें तो 165 सीटें आप लोग आगे थे। 2017 में आते आते 99 पे आप आ गए। चलिए, आंदोलन उसमें एक बड़ा कारण भी था। पिछली बार अगर देखें तो 173 सीटों पे आप आगे थे, और इस बार भी 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप फेस कर रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। सरकार, जितने भी सर्वेज हो रहे हैं उसमें भी ये बात निकल के आ रही है कि लोग काफी इश्यूज को लेकर के नाराज हैं सरकार से। तो ऐसे में अगर हम इस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करें तो आपकी सीटें 150 तक कैसे पहुंच सकती हैं? वो फिर 100-110 के आसपास आके अटक जाएंगे। देखिए, हर चीज अपनी जगह होती है। मान लो एक सीजन आती है तो वहां सब्जी का भाव बढ़ जाता है। आज सब्जी का भाव कम हो गया, तो जब बढ़ता है तो लगता है लोगों को कि बड़ा है। एक समय था कि सोना 200 रुपये में मिलता था तोला, आज उसका 50,000 रुपया हो गया। तो आप बोले सोने का भाव है मेरे पास है, उसका भाव बढ़ना चाहिए, मगर दूसरा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इतने सालों के साथ हर जगह में कुछ ना कुछ कीमतें बढ़ती है, मगर सरकार की ओर से जो लोगों की आवश्यकता है, अनाज है, खाने की चीजें है, सब्जियां है, वो सब चीज उसको कंट्रोल करने की सरकार कोशिश करती है, उसके ऊपर सब्सिडी भी देती है। और इसी के कारण जो सामान्य आदमी है, आम आदमी है, उसको लगता है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर हमारी इस महंगाई को रोकने के लिए पूरा प्रामाणिक प्रयत्न करती है और उसका रिजल्ट मिलता है। सीटों की बात जो होती है, मैं उसको हर सीट के ऊपर तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उसके लिए 10 दिन रुक जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा कि 150 के ऊपर या रिकॉर्ड कैसे होता है वो। नहीं, इसका पार्ट 2 ये है कि आपने खुद जैसे अभी कहा कि मान लीजिए 70% वोटिंग हुई, 3.5 करोड़ वोट पड़े, जिसमें से आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ के आसपास वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ 1.5 करोड़ है, अगर आपके ही बात को अगर मान ले कि आम आदमी पार्टी डिपॉजिट घुमा रही है हर जगह, तो कांग्रेस एक ऐसी फॉर्मिडेबल पोजीशन में कि जहां वो आसानी से उतने नंबर तो ले लेगी कि। देखिए निर्णय कपूर जी, आपने मेरे वोट काट दिए। मैंने कहा 2 करोड़ 40 लाख मिलेंगे। अब टोटल 70% के हिसाब से अगर वहां 3.5 करोड़ का वोटिंग होता है और 2 करोड़ 40 लाख जो मेरा अंदाज है वो अगर मिलता है, तो वहां 1.5 करोड़ नहीं बचता है, 1/10 ही बचता है। और 1/10 में अपने आप लड़ाई करके ले ले, क्या हिस्सा आता है? मुझे नहीं लगता है कि 10-12% से ऊपर जाता है दोनों का। अगर दोनों मिला के भी करेंगे तो उसका टोटल 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इसके ऊपर कोई नहीं जा पाएगा।
और इसीलिए हम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा वोट शेयर होगा, सबसे ज़्यादा लीड होगी और सबसे ज़्यादा सीट होगी। और ये कार्यकर्ता के आधार पर और जो गुजरात के मतदाताओं की जो जागृति है, वो जिस तरह से हर बात को समझते हैं, उनको लगता है कि कहाँ उनको सिक्योरिटी है, कहाँ पर वो डेवलपमेंट है। यही कांग्रेस 5 साल पहले कहती थी कि विकास के नाम पर वो मजाक कर रही थी। आज कहती है कि हमारा काम बोल रहा है। ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से नए लोग आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और उससे के साथ जो नए लड़के जो अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया पढ़ के आते हैं, उनको यहाँ जॉब भी मिल जाता है। तो ये जो क्रिएशन होता है वो विकास की वजह से होता है। आपको यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है तो कौन आएगा बाहर से इन्वेस्ट करने के लिए? तो एयरपोर्ट में, विमान में आप बोलोगे पैसे वाले ही लोग आते हैं। अगर आप ऐसा कहोगे तो एयरपोर्ट बनाना ही नहीं चाहिए। वहाँ आने वाले लोग इन्वेस्टमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। पहले कोई जगह मान लो एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, 5 स्टार होटल नहीं है, तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब वहाँ डिबेट होती थी या कोई सेमिनार होता तो आते नहीं थे। जैसी सुविधा होने लगी तो अब छोटे छोटे शहरों में भी ये लोग जाते हैं, अपना नॉलेज वहाँ शेयर करते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यकता है। ये जो विकास की जो बात है उसके साथ पूरा डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, और उसी के आधार पे गुजरात आज जो समृद्ध है, इसी के लिए लोग कहते हैं ना, साहब ने जो कहा अभी धर्मपुर में कि मैंने बनाया गुजरात, लोगों ने क्या कहा, हाँ मैंने बनाया गुजरात। गुजरात नरेंद्र मोदी का परिश्रम है, हमारा भरोसा है, उसका परिणाम है विकसित गुजरात। ये जो मन में भावना है उनकी, आप देख ले सोशल मीडिया पे, जैसे साहब ने कहा तो ऐसा नहीं कहा कि घमंड है, सबने कहा हाँ मैंने बनाया। मैं भी फास्ट पे बैठा था नर्मदा के पानी के लिए, मैंने भी उस काम के लिए सपोर्ट किया था। मोदी साहब ने किया ना कि आपका एक वोट की जो ताकत है, उस ताकत के आधार पर सरकार बनती है, उसके आधार पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, नए काम होते हैं, नया एयरपोर्ट बनता है, नई हॉस्पिटल आती है, हर चीज ये एक वोट के ताकत पर आती है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह लोगों को समझा भी सकते हैं और लोग समझ भी लेते हैं। और उसी के आधार पर मैं कहा ना, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मुझे मिली जवाबदारी और उसके पर सभी के साथ मिलकर काम करता हूँ। परिणाम जो आता मैं देख रहा हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। 10 दिन की बात है, आपको भी एक ट्वीट करना पड़ेगा। जो निर्णय ने कहा उसको मैं सीधे तरीके से अगर कहूं तो क्या गुजरात में हिंदू एकजुट है और मुस्लिम वोट में टूट है, खासकर तब जब कांग्रेस, ओवैसी और केजरीवाल की पार्टी तीनों एंटी मोदी वोट को बांट रही है, और इसी से आपको वो आंकड़ा निकलता है 2002 के पहले जिस पार्टी की सरकार आगे रही थी, और उसके बाद 2002 के बाद नरेंद्र मोदी साहब आए, 20 साल में हिंदू मुस्लिम में एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, एक भी पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू नहीं लगाया गया। यही बताता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एकजुट हैं। वो समझ गए हैं कि कोई पार्टी हमें लड़ा रही है, हमारे बीच में झगड़ा करवा के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये बात समझी है जब से ये दूसरी पार्टी सत्ता से बाहर है। ये गुजरात के लोगों की, दोनों हिंदू और मुस्लिम हो, दोनों की समझदारी है, और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सत्ता प्राप्त करके वो सत्ता के माध्यम से सेवा करती है, इसके लिए हमको एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं नड़ती। लोग कहते हैं ना कि 27 साल के बाद क्यों फिर से आने की कोशिश। आज आप भी कहते हैं, आज भी आप कह रहे हो कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है। ये विश्वास जो आपको है और लोगों को आप मिलते होंगे, वहीं से आपको भी पता चलता है। गुजरात का चुनाव 90-10 का, यानी जैसे यूपी में योगी ने नारा दिया था 80-20, क्या गुजरात का चुनाव 90-10 का चुनाव है? मैंने कोई नारा नहीं दिया, ना हमारे कोई नेता ने दिया। वो दे देंगे, हम उसको पूरा करेंगे। योगी जी का नारा था 80-20, यानी 80% वोट एक तरफ, 20% वोट दूसरी तरफ। हम तो 100% की बात करते हैं। पाटिल साहब, अभी आप जो कह रहे थे कि मैंने गुजरात बनाया, ये नारा आपकी पार्टी ने दिया, इसको विपक्ष ने कहा कि ये अहंकार है। अभी तो एक उनके नेता ने तो ये बल्कि का बयान दिया मोदी जी के लिए कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, अब इतना अहंकार करेंगे, सब कुछ मोदी जी ने किया गुजरात में। उनको तो रावण ही याद आएगा। अगर वो मोदी को समझ ले ना तो ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाएगी।
मोदी साहब ने कहा कि मैंने बनाया गुजरात, और हर गुजराती उसके साथ जुड़ गया कि हाँ मैंने बनाया गुजरात, यानी हम सब ने मिलकर बनाया गुजरात। तो सब मिलकर ही बना सकते हैं। लोगों ने वोट दिया, मोदी को आगे किया, तो डेवलपमेंट आया। तो ये गुजरात एक दिन में नहीं बनाया, ये डेवलपमेंट 20 साल के नरेंद्र मोदी साहब की जो मेहनत है, उन्होंने रात दिन यहाँ पर गुजरात को डेवलप के लिए निकाला है। अपनी दूरंदेशी के साथ, अपनी ताकत के साथ वो 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं, अपने लिए नहीं सोते, गुजरात के लिए, देश के लिए कोई काम करते हैं। ये लोगों को ये विश्वास है। तो कोई आदमी मैंने बनाया गुजरात ऐसा जब कहता है तो उसको पता है कि इसका, उन्होंने आगे भी कहा था कि मैं चौकीदार हूं। सब लोगों ने उस टाइम भी चला कि हाँ मैं भी चौकीदार हूं। वो उनकी जो बात है उसके बात के साथ लोग जुड़ जाते हैं, वही है बात भी। ये आइडिया वहीं से आया, मैं चौकीदार हूं स्लोगन दिया था, और उसके बाद कि मैं ये गुजरात मैंने बनाया। आइडिया कहां से आते हो, मैं आपको कैसे आप उनको बुलाएंगे इंटरव्यू में? तो अच्छा ठीक। सर आपने हमको समय दिया पाटिल साहब, और आपने हमको समझाया आपकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है और उस पर आपको कितना विश्वास है। अब वो आंकड़ों में कितना तब्दील होता है हम देखेंगे। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। खूब खूब धन्यवाद आप सब लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।